श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, इस साल हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस मौके पर अनेक कार्यक्रम और अभियान चलाए जा रहे हैं। हाल ही में केंद्र सरकार के आह्वान पर देश भर में हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया। केंद्र सरकार की इस अपील से प्रेरित होकर भिलाई की रहने वाली पर्वतारोही सविता धपवाल ने हिमालय की दुर्गम चोटी पर तिरंगा फहराया है। सविता उस अभियान का हिस्सा थीं जिसके तहत 50 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के एक समूह ने हिमालय की विभिन्न चोटियों को फतह कर भारत का राष्ट्रीय ध्वज वहां फहराया। हम आपको बता दें कि सविता धपवाल ने 13वीं बार हिमालय की दुर्गम चोटियों को फतह करने का अनूठा कीर्तिमान बनाया है। श्रोताओं, आज आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में सविता धपवाल जी हमारे साथ हैं। सविता जी, आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। धन्यवाद। तो सविता जी, हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जो हाल ही में जो अभियान हुआ था जिसमें हिमालय की काफी दुर्गम चोटियों को आपने फतह किया और जिसमें जैसा मुझे पता चला है कि 50 वर्ष से अधिक उम्र की 10 से अधिक महिलाएं इसमें शामिल थीं, तो हम जानना चाहेंगे कि यह अभियान क्या था, इसका नेतृत्व किसने किया, कैसे इसकी योजना बनी और कितनी महिलाएं इस अभियान में शामिल थीं, इसके बारे में थोड़ा सा हमें विस्तार से बताइए। दरअसल ये जो अभियान था फिट एट 50+ ट्रांस हिमालयन एक्सपीडिशन का, जिसका नेतृत्व पद्मश्री पद्म भूषण दीदी बचेंद्री पाल ने किया था, और जो कि भारत की पहली महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर भारतीय तिरंगा को फहराया था। और इस अभियान की शुरुआत एक्चुअल में 2019 से हुई, जब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने फिट इंडिया का संदेश लोगों को दिया। और इस अभियान में हम लोग कुल देश भर से 11 महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया, जिनकी उम्र 50 से 68 वर्ष के थे। जो सबसे कम उम्र के जो थे 2 लोग थे, एक मैं थी और एक झारखंड से थी, जिनकी उम्र 53 वर्ष थी। और 2 लोग ऐसे थे, चाहे हमारी लीडर बचेंद्री पाल हो या फिर एक वासुमती श्रीनिवासन बेंगलोर से, वो 68 वर्ष के थे। तो कोई भी अभियान होता है, कार्यक्रम होता है, तो किसी उद्देश्य के साथ शुरू किया जाता है, लोगों को, समाज को कोई संदेश देने के लिए होता है। इस अभियान का उद्देश्य क्या था? इसके माध्यम से आप लोग क्या संदेश देना चाहते थे? इस अभियान का उद्देश्य इसके नाम से ही जुड़ा है, फिट एट 50+। दरअसल जब मोदी जी ने फिट इंडिया के बारे में बताया तो उन्हीं दिनों हमारी जो लीडर है बचेंद्री दीदी, वो टाटा से रिटायर हुई थी। तो उनके दिमाग में यह आया कि क्यों ना हम भी कुछ ऐसा हट के करें, क्योंकि इससे पहले उन्होंने माउंटेन में और डेजर्ट में बहुत सारा काम किया था। तो उनको ये लगा कि नहीं, हमको भी ऐसी उम्र के लोग जो रिटायर हो चुके हैं या होने वाले हैं, जनरली लोग क्या होता है कि उनको लगता है कि अरे अब तो हम रिटायर हो गए हैं, घर में बैठना है, तो फिटनेस के प्रति थोड़ा सा लापरवाह हो जाते हैं। तो इसी उद्देश्य को लेकर के, या मैं कहूं कि लोगों में फिटनेस के प्रति जागरूकता लाने के लिए उन्होंने ये टीम बनाई जो कि 50+ थे। और फिटनेस के प्रति लोगों में जागरूक करना ही मुख्य उद्देश्य था। और हम लोग जहां भी गए, हम स्कूल के बच्चों से, गांव के लोगों से, तो हम फिटनेस के बारे में जरूर हम उनको बात करते थे और उनको संदेश देने का काम करते थे। आपने बताया इस अभियान के बारे में, इसके उद्देश्य के बारे में। सविता जी, हम ये जानना चाहेंगे कि अभियान कैसे शुरू हुआ, क्या क्या कठिनाइयां आई इसमें, क्योंकि हिमालय की दुर्गम चोटियां, उनको उसमें फतह पाना बहुत आसान काम नहीं होता है, और जो है वो 50+ की महिलाएं थीं। तो ये बताइए कि किस तरह से आपने कठिनाइयों पर विजय पाई? दरअसल ये अभियान अभी तक का यूनिक अभियान है। हालांकि ट्रांस हिमालयन तो कई बार हो चुका है, लेकिन एज ग्रुप जो है पहली बार इसमें जुड़ा है कि 50+ का। बहुत बड़ा अभियान था, बहुत ही कठिन था, चुनौतीपूर्ण था। तो स्वाभाविक है कि इसमें टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा। तो हम लोग 2-3 साल से इस पर काम कर रहे थे। अच्छा। कि कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, रास्ता हमारा क्या रहेगा, मतलब पूरा हमारा पूरा प्लानिंग उसमें था। इस अभियान की जो शुरुआत हुई है 8 मार्च 2022 को, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन दिल्ली में शुरू हुआ है। फ्लैग ऑफ हुआ हमारी स्पोर्ट्स सेक्रेटरी मैडम सुजाता और टाटा के वाइस प्रेसिडेंट। और एक्चुअल में जो हमारी ट्रैकिंग की जो शुरुआत हुई है 12 मार्च को, दांडी यात्रा के दिन हम लोग भारत और म्यांमार बॉर्डर के बीच पांगसौ पास से शुरू किया था। अच्छा। टोटल ये हमारा अभियान जो था वो 140 दिन के थे, और इस 140 दिन के अंतराल में हमने 4977 किलोमीटर की दूरी तय की। शुरुआत में हम लोग अरुणाचल, असम, सिक्किम, वेस्ट बंगाल के संदकफू होते हुए हमने नेपाल में एंटर किया। और नेपाल में लगभग 2 महीना हम लोग रहे। उस 2 महीने के अंतराल में हमने पूरा पूरब से लेकर के पश्चिम पूरे नेपाल को कवर किए। और फिर हम लोग इंडिया के उत्तराखंड,
हिमाचल, लाहौल स्पीति, लेह लद्दाख होते हमने 26 जुलाई को हम लोग द्रास में पहुंचे थे। जी, तो मतलब ये 26 जुलाई को इसका समापन हुआ। मतलब तीनों जो एक्चुअल में स्टार्टिंग का दिन है और जो हमारा समापन था, तीनों मतलब हिस्टोरिक डे हमने सिलेक्ट किया था ताकि उतने दिन में हम उसको कवर कर सकें। ये जो भी आप क्षेत्र के नाम बता रहे हैं भौगोलिक रूप से काफी कठिन और दुर्गम क्षेत्र हैं ये, और मौसम भी यहाँ पर बड़ा अनिश्चित रहता है, बहुत अनसर्टेन रहता है यहाँ का जो वेदर है वो। जी। तो किस तरह से आप परेशानी आई इसके बारे में थोड़ा बताइए हमारे श्रोताओं को। परेशानी तो बहुत आई क्योंकि जब हमने ये शुरू किया था तो असम अरुणाचल में थे। एक्चुअल में जो हमारे आइटनरी थी वो थोड़ा सा चेंज था। अच्छा। क्योंकि हमारे इस पूरे अभियान में इंडियन आर्मी का हमको बहुत ज्यादा सहयोग था और उनको लगा कि ये रास्ता हमारे लिए सेफ नहीं है, तो उन्होंने पहला रेकी किया। जिस रास्ते से हमको जाना था उनको लगा सेफ नहीं है तो उन्होंने हमारा रूट ही चेंज कर दिया था। अच्छा। अब पूरे इंडिया में चाहे हम असम, अरुणाचल, वेस्ट बंगाल हो या फिर उत्तराखंड, हिमाचल में हो, इंडियन आर्मी हमारे साथ चलती थी। नेपाल में हम लोग फ्री थे, वहाँ की गाइड लेकर के हम अपने मेन जो रास्ता हमने आइटनरी जो बनाया था उसी के अनुसार हम लोग चलते थे। और कठिनाई तो स्वाभाविक है कि एक तो सबसे बड़ी बाधा थी हमारी उम्र की, क्योंकि हमारे 68 साल तक की 2 मेंबर थे। हमने इस दौरान 35 हाइस्ट जो पासेज हैं जिसकी ऊंचाई 18,300 फीट तक थे, उन पासों को क्रॉस किया। और इस दौरान 5 महीने के अंदर में बरसात भी आई, गर्मी भी आई, और सबसे ज्यादा जब हम हाइट में चल रहे थे तो स्नोफॉल तो होना ही था। तो बहुत सारी मुश्किलें आई और उन मुश्किलों को पार करते हुए हम लोग आगे बढ़ते गए। 1-2 वाक्य ऐसे बताइए जो लगा कि ये वाकई बहुत कठिन है और बड़ा मुश्किल सा वक्त आया होगा। तो मैं उसमें बताना चाहूंगी कि जब हम लोग अरुणाचल में ट्रैकिंग शुरू किया और हम लोग नेशनल हाईवे में चलते थे, क्योंकि जंगल वाला रास्ता तो हमारी इंडियन आर्मी ने हटा दिया था। तो और हम लोग जब नेशनल हाईवे में चलती थी तो स्वाभाविक है दिन में ट्रैफिक ज्यादा रहेगा, भीड़ रहेगी, गर्मी भी पे, तो हम अर्ली मॉर्निंग ठीक 3:45 या 4 बजे हम लोग चलना शुरू कर देते थे। शुरुआत के दिनों में जब हम लोग पक्की सड़क में चल रहे थे तो मेरे पाँव में बहुत ज्यादा, मतलब पूरा पाँव मेरे छाले से भर गया था। और मैं इंडियन आर्मी के हमारे मेडिकल स्टाफ भी रहते थे, तो मैंने उनसे सिरिंज लिया और दिन में 3-4 बार मैं ब्लड निकाला करती थी पाँव से, क्योंकि पूरा ब्लड से मतलब पाँव भर गया था छालों से। और हमारे साथ हमारी सपोर्टिंग जो गाड़ी भी चलती थी, टेम्पो ट्रेवलर भी रहते थे। तो लीडर बचिंदी दीदी हमेशा बोलती थी कि नहीं ऐसा करो, तुम्हारे पाँव में बहुत ज्यादा दर्द है, तुम गाड़ी में चलो। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मैं इस टीम का एक हिस्सा हूँ, और सबसे बड़ी बात कि मुझसे जो सीनियर हैं वो सब पैदल चल रहे हैं, तो मेरा कॉन्शियस अलाउ नहीं करता। मैं कहा नहीं दीदी मैं भी चल लूंगी। तो मैंने लगभग 1 महीना सैंडल में कॉटन के ऐसे पैड्स बना करके उस पर मैं चला करती थी। देखिए आपका जो संकल्प था उसने मतलब शरीर की जो है इतनी पीड़ा को भी सहा, लेकिन आपने उसे पूरा किया। और इसके साथ मैं ये भी बताना चाहूंगी कि जब हम लोग लमखागा पास जा रहे थे, लमखागा पास यानी कि उत्तरांचल और हिमाचल को जोड़ने का काम करती है, तो वो लगभग 17,700 फीट की ऊंचाई पर है और पूरा लूज रॉक है और 80 डिग्री की वो पहाड़ी है। अच्छा। जो पास है 80 डिग्री है और उस 80 डिग्री में पूरा लूज रॉक है। मतलब 80 डिग्री से हम अपने श्रोताओं को आसान लफ्जों में बता सकते हैं कि एकदम सीधी खड़ी चढ़ाई और उसमें बिल्कुल लूज रॉक, अगर एक पत्थर भी खिसक गया तो सीधा आप लोग नीचे जाओगे। तो हमारी एक मेंबर थी नागपुर की, तो बाई चांस जिस पत्थर में उन्होंने पांव रखा वो खिसक गया और थोड़ा नीचे गए पत्थर के साथ, और बाकी बीच में ऐसा पलटी खाते हुए नीचे गिर गई थी। वो तो थैंक गॉड बोलेंगे या किस्मत ने उनका साथ दिया कि वो ज्यादा नीचे गिरती तो मतलब कुछ भी हो सकता था। लगभग हाइट मतलब जो उनकी जो टॉप जो हमारा था उससे 10-15 फीट नीचे हम लोग थे। तो किसी तरह से उसको रेस्क्यू करके हमारे साथ इंडियन आर्मी जो हमारे पोर्टर्स जो रहते हैं उनको रेस्क्यू करके हमने टॉप तक लेके गए। और हमको लग रहा था कि इंडियन आर्मी के द्वारा फ्लाइट से एयर लिफ्ट करेंगे, लेकिन तब तक वेदर खराब हो गया तो पॉसिबल नहीं हो पाया। तो हमारे जो सपोर्टिंग टीम थे, आर्मी वाले थे, और हिमाचल से आईटीबीपी आर्मी के लगभग 40 जवान आए और उनको 23-24 घंटे लगातार चल करके रोड हेड तक पहुंचाए। मतलब जो आर्मी है और जो सुरक्षा बल है उनको भी बहुत बहुत सलाम कि उन्होंने इतनी मदद करी और उनकी जान इस वजह से बच पाई। बिल्कुल। अच्छा सविता जी, आपने अभियान के बारे में तो खूब अच्छे से हमारे श्रोताओं को बताया। हाँ। अब हम जानना चाहेंगे आपके अपने बारे में। आप कहाँ की रहने वाली हैं और पर्वतारोहण जो है वो आपने कब शुरू किया और इसकी प्रेरणा आपको कैसे मिली, इसके बारे में बताइए।
मैं एक्चुअली मैं उत्तराखंड की हूँ, जन्मभूमि मेरी उत्तराखंड है, लेकिन विगत 28-29 साल से मैं छत्तीसगढ़ में रहती हूँ और यहीं काम करती हूँ। तो आप कह सकते हो कि जन्मभूमि मेरी उत्तराखंड है, लेकिन कर्मभूमि छत्तीसगढ़ में है। और माउंटेनियरिंग की बात मैं करूँ तो एक्चुअली मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे इंडिया की जो सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, उत्तरकाशी में है। और वहाँ बचपन से देखा करती थी लोगों को आते हुए पेड़ों में लटक रहे हैं, पत्थरों में चढ़ रहे हैं। लेकिन जब घर में उसके बारे में पूछा कि ये कौन है, क्या करते हैं, तो माँ बोलती थी कि अरे ये तो वो लोग हैं ना जिन्होंने कभी पहाड़ देखा नहीं है, तो पहाड़ देखने के लिए ये लोग आते हैं और हमको ये सब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब 84 में बचनी दीदी ने माउंट एवरेस्ट सबमिट किया, या मैं बोलूंगी कि पूरे सागर माथा में भारत का तिरंगा फहराया, तब मुझे लगा कि नहीं, मुझे भी इस फील्ड में जाना चाहिए। हालांकि उन दिनों मैं वॉलीबॉल और बैडमिंटन खेला करती थी, तो मेरी रुचि बिल्कुल टर्न हो गया और मैं माउंटेनियरिंग की फील्ड में आ गई। और 86 से मैं इस फील्ड में जुड़ी हुई हूँ। सारे माउंटेनियरिंग के जो कोर्सेज रहते हैं मैंने वो पूरा कर लिया है। मतलब बछेंद्री पाल जी आपके प्रेरणा स्रोत हैं? बिल्कुल प्रेरणा स्रोत रही हैं। और पहला जो ऑल वुमेन्स जो टीम गई थी एवरेस्ट में, तो उनके नेतृत्व में ही मैंने भी माउंट एवरेस्ट सबमिट किया। 1993 में मैंने माउंट एवरेस्ट सबमिट किया। और लोगों को ये बताना चाहूंगी कि उस समय हमने 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए थे, जो अभी तक कायम है। अच्छा, हमें पता चला कि आपने जो ये वाला अभियान था वो 13वीं बार आप हिमालय की चोटियों पे गई और एक कीर्तिमान आपने बनाया। तो ये जो है वो 35 सालों के दौरान आपने किन किन चोटियों पर फतेह हासिल की, इसके बारे में भी संक्षेप में हमारे श्रोताओं को बताइए। कोर्स के दौरान मैंने द्रौपदी का डांडर 2 बार चढ़ा। उसके बाद फर्स्ट वुमेन थी जिसने सुदर्शन पर्वत पे क्लाइम किया। प्री एवरेस्ट के दौरान मैंने भारत की जो 3rd हाईएस्ट जो पीक माउंट कामेट, माउंट अविगमिन 91 में मैंने वो सबमिट किया था। देन मेरा सिलेक्शन होते गया एवरेस्ट के लिए। 92 में मैं गई थी स्टॉक कांगरी और मामोस्तांग कांगरी। और मामोस्तांग कांगरी में हम लोगों ने 15 अगस्त को 15 लोगों ने सबमिट किया और पहले टीम थी जिसमें वुमेन्स लोगों ने उसको क्लाइम किया। और आखिरी में हमारा सिलेक्शन हुआ माउंट एवरेस्ट के लिए। तो माउंट एवरेस्ट तो आप जानते ही हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। उसके अलावा मनीरंग है, केदारकांठा, बहुत सारे पीक्स हैं जिसमें गए हैं। लेकिन ये इतना बड़ा अभियान 5 महीने का, वो पहली बार है कि मुझे ये मौका मिला। जी। अच्छा सविता जी, आपने बताया आप 53 साल की हैं और लगभग 4,500 किलोमीटर का यह अभियान आपने अभी पूरा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका जो एक फिट इंडिया मूवमेंट है, उससे आप लोगों को ये प्रेरणा मिली इस अभियान को पूरा करने की। तो आपकी फिटनेस का राज क्या है? फिटनेस का राज ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली मैं एक पहाड़ी हूँ, तो थोड़ा बहुत तो आएगा ही, बाय नेचर कहेंगे। उसके अलावा यहाँ पर जाने से पहले हम लोग जिम जाते थे, वॉकिंग करते थे, योगा, मतलब सब कुछ किया क्योंकि मुझे फिट रहना था। मैं चाहती थी कि 5 महीने में मुझे कोई भी ऐसी मुश्किल न हो जिसके कारण मैं कंप्लीट ना कर पाऊं। वैसे तो हम लोग करते हैं योगा, एक्सरसाइज, तो हम लोग वॉकिंग तो करते ही हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे करके वेट के साथ हम लोग ट्रेडमिल में दौड़ा करती थी। घर में भी वेट लेकर के हम लोग जितना भी घर के जो काम होते हैं वेट लेती थी। अब अंत में इस कार्यक्रम के एक आखिरी सवाल हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि हमारा जो प्यारा प्रदेश है छत्तीसगढ़, इसकी जो भी बालिका हमारी पर्वतारोहण में रुचि रखती हैं, तो उनको आप क्या संदेश देंगी? कैसे इसका प्रशिक्षण प्राप्त करें, कैसे इस दिशा में आगे बढ़ें? मैं ये बताना चाहूंगी कि जनरली ये जो माउंटेनियरिंग का जो स्पोर्ट्स है, जिसको हम एडवेंचर स्पोर्ट्स के नाम से जानते हैं, पहले में सिर्फ इसमें जेंट्स लोगों की, या कहेंगे कि मेल का वर्चस्व था। जब 93 में हम लोगों ने फर्स्ट वुमेन्स एवरेस्ट एक्सपेडिशन किया और बहुत अच्छे से वो सक्सेस रहा है, 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। तो मैं ये कहूंगी कि उसके बाद तो बस महिला माउंटेनियरों की बिल्कुल बाढ़ सी आ गई है। लेकिन यहाँ पर मैं देखती हूँ कि इतने साल से मैं यहाँ पर रह रही हूँ, तो माउंटेनियरिंग के फील्ड में लोगों की रुचि थोड़ा सा कम है। यहाँ पर या तो बास्केटबॉल ज्यादा करेंगे या क्रिकेट करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि माउंटेनियरिंग एक ऐसा गेम है जिसमें लोगों को कम से कम एक बार जरूर जाना चाहिए, ताकि वो नेचर को समझ सके। हम कहते हैं कि हमारा साइंस ने इतना प्रगति कर ली, हम ऐसा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन जब हम माउंटेन में जाते हैं तब हमको वास्तव में लगता है कि नेचर के सामने हम कुछ भी नहीं है। मतलब बहुत कम, जो रोमांच, जो एडवेंचर है, वो किसी में भी नहीं है, वो किसी भी गेम में नहीं है। और अगर कोई जाना चाहे तो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिसमें हम ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सविता जी। और हमारे आकाशवाणी समाचार की ओर से एक तो आपको बधाई, आपने इतना अच्छा अभियान पूरा किया। और भविष्य के लिए भी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप इसी तरह से फिट रहें, स्वस्थ रहें और
जो है वो हमारे हिमालय की क्या और दूसरी भी जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनकी दुर्गम चोटियों को आप फतेह करती रहें, ये हमारी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सो मच। तो श्रोताओं, इसी के साथ समसामयिक विषयों पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज का अंक संपन्न होता है। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।